एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, वो है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय फ्रॉइड। तो इस थ्योरी को दो नामों से जाना जाता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको सेक्सुअल थ्योरी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले भी बताया है कि ऑथर तो नहीं कह सकते, पर थ्योरिस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड मनोरोग के जनक माने जाते हैं। उनकी कई उपलब्धियों में एक ये भी थ्योरी आती है और इस सिद्धांत की जो है कई लोगों ने आलोचना की है, क्योंकि इन्होंने जो भी इस थ्योरी में लिखा है, हो सकता है कि आपको भी वो गलत लगे या आपको सही भी लगे, तो इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्रॉइड जो है वो एक तरह के विचारक थे, क्योंकि उन्होंने जो मानव मन है उसके बारे में उससे मानव मन के बारे में जो है वो प्रभावित थे, उनसे सोच के बारे में, विशेष रूप से एक कॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस मन। तो कॉन्शियस सचेत और कॉन्शियस अचेतन मन कह सकते हैं। तो इसमें इन मन के भीतर होने वाली जो गतिविधियां होती है, विचार जो है, अभी तक इन विषयों के लिए उनका दृष्टिकोण काफ़ी हद तक वैचारिक है। ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या है ये। इन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी है, वो देखते हैं। वयस्क व्यक्तित्व बचपन के अनुभवों के एक समग्र रूप से उभरता है। एडल्टहुड में जो भी पर्सनैलिटी हमारी बिल्ड होती है या डेवलप होती है, वो बचपन के अनुभव से बनती है। अगर आपने अच्छे अनुभव प्राप्त करे हैं तो आपको लोगों से घुलने में, मिलने में आसानी होगी। और अगर वहीं आपको कहीं शेम, डाउट, ऐसे कुछ भाव जो है विकसित हुआ है या कि तो आपको हो सकता है कि वो लोगों से घुलने मिलने में आसानी ना हो पाए। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इन पर आधारित होते हैं कि कैसे इन अनुभवों को सचेत रूप से और अनजाने रूप से मानव विकास के चरणों के भीतर प्रोसीड किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन में कैसे ये अंदर प्रोसीड होते हैं, तो वो बताया है। और ये अनुभव कैसे व्यक्तित्व को जो है शेप देते हैं। वही बात है कि अगर अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं तो आपको आगे जो है बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पर्सनैलिटी। यही परिभाषा दी गई है। तो सेकंड है, अगर व्यक्ति जो है, जो भी विकास की डेवलपमेंटल स्टेज है, उसमें अगर जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स या कोई भी नेसेसरी टास्क जो होते हैं स्टेजेस के, वो अगर पूरा नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि पर्सन में कोई मानसिक स्थिति आ जाए। तो इसलिए वो साइको एनालिसिस की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उनका साइको एनालिसिस होता है। ठीक है, तो फ्रॉइड का अब देखते हैं कि पर्सनालिटी का स्ट्रक्चरल मॉडल क्या है। इसमें फ्रॉइड ने केवल यह बताया है कि बचपन के दौरान व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ। बचपन के दौरान व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ, सिंपल है, ये मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। बल्कि उन्होंने एक रूपरेखा भी विकसित की कि समग्र व्यक्तित्व कैसे संरचित होता है। रूपरेखा में उन्होंने ये बताया है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व और व्यवहार की मूल प्रेरणा शक्ति काम इच्छा यानी कि लिबिडो के रूप में जाना जाता है। तो जो समग्र व्यक्तित्व जो कैसे संरचित होता है, वो इस लाइन में बताया है कि जो उनके अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी और जो बिहेवियर है, उसका जो बेस होता है वो
लिबिडो होता है। और इन्होंने लिबिडो एनर्जी जो है वो व्यक्तित्व को बनाने वाले 3 घटक हैं, ठीक है। एक है इड, दूसरा ईगो, और थर्ड है हमारा सुपर ईगो। तो इनके बारे में बात करते हैं। इड जन्म के समय ही मौजूद होती है और ये व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये सबसे बुनियादी ज़रूरतों का आग्रह पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको इसको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ये अभी ऐसे समझ लेते हैं। इड मतलब एक तरह से हम मान सकते हैं कि प्लेजर। इड मतलब जो आपको चीज़ तुरंत चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए और वो आपको मिल जाती है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, तो वो होता है हमारा इड। ईगो व्यक्तित्व का पहलू, पर्सनैलिटी का पहलू पढ़ चुके हैं हम। इड के आग्रह को नियंत्रित करने, मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली है तो उसे नियंत्रण में रखना ईगो कहलाता है। इसमें जो है रियलिस्टिक आ जाता है, रियलिस्टिक भाव विकसित होता है और ये व्यक्ति को मजबूर कर देता है कि यथार्थ में जियो, ठीक है। और ऐसे ही होता है हमारा सुपर ईगो। ये जो है पर्सनैलिटी का लास्ट पहलू है। इसमें हमारे माता पिता, संस्कृति के आदर्श, मतलब हमारे जो नैतिक मूल्य जो होते हैं वो आते हैं और व्यक्तित्व का यह हिस्सा इन आदर्शों के अनुसार अहंकार का व्यवहार करने का प्रयास करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आइडल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इड ईगो, सुपर ईगो को। जैसे इधर लिखा है आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। इड, हमारा मन ये कहता है कि मुझे चॉकलेट खानी है। इड में आता है कि मुझे खानी है, भाई खानी है, खानी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वहीं ईगो यही कहेगा कि ठीक है नहीं मिल रही, अगर नहीं मिल रही तो भी चलेगा, और अगर मिल गई है चाहे वो छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, पर ईगो जो है छोटे से टुकड़े में अपने आप को नियंत्रण कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और सुपर ईगो जो है, अगर आपने कोई सुपर डाइट की है तो सुपर ईगो जो ये करता है कि नहीं यार मेरे को नहीं खानी, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ बहुत दिनों से और एक बार भी मैं नहीं खाऊंगी चॉकलेट का। तो सुपर ईगो ये करता है। इड तुरंत प्लेजर देना अपने आप को, ठीक है। ईगो रियलिटी को देखेगा और सुपर ईगो मोरालिटी को देखेगा, ठीक है। और वहीं लिबिडो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं या कह सकते हैं सेक्सुअल एनर्जी। तो फ्रॉइड ने बताया कि हमारे मन के 3 भाग होते हैं, या स्तर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कह सकते, पर लेवल्स कह सकते हैं या फिर 3 भाग कह सकते हैं। उन्होंने 3 भागों में हमारे मन को बांटा है, जिसे आइसबर्ग के रूप में दिखाया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर एक पीक नज़र आ रही है वहाँ तक कॉन्शियस, फिर है हमारा एक वाइट लाइन आ रही है और ब्लू लाइन जहाँ तक दिख रही वो है हमारा प्री कॉन्शियस, और लास्ट है हमारा जो पूरा पानी में डूबा है वो है हमारा अनकॉन्शियस, ठीक है। अब इसमें कॉन्शियस भाग वो होता है जिसमें जो है हमारा मन बिल्कुल सही काम करता है, या फिर जिसमें विचार आते हैं व्यक्ति स्वयं को जानता है, ठीक है। या फिर जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये मेरा कॉन्शियस मन है, ठीक है। प्री कॉन्शियस यानी कि अब जो मैंने बोला उसके बाद का जो एक वर्ड आएगा या पूरा सेंटेंस जो मैंने सोच रखा है कि मुझे अब आगे बोलना है, तो वो है मेरा प्री कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिडन थॉट्स या मेमोरीज़ जो हमें सबसे छुपानी चाहिए,
बहुत ही ज़्यादा निजी थॉट्स कह सकते हैं, जो हम किसी को नहीं बता सकते, या फिर दबे हुए थॉट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बारी है इस थ्योरी के स्टेजेस की। तो स्टेजेस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेज है हमारी ओरल स्टेज, जिसे मौखिक अवस्था भी कह सकते हैं। ये बर्थ से लेकर 1.5 साल तक की होती है। एज का कुछ रिलेशन नहीं है। एज अगर आपको कोई और बुक में मिले कुछ और है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर है हमारी एनल स्टेज, ये गुदीय अवस्था कहलाती है। ये 2.5 से 3 साल की है। फैलिक स्टेज, जिसे लिंग प्रधान बोलते हैं, वो ये है 3 से 6 साल की। और लेटेंसी स्टेज यानी कि अप्रत्यक्ष स्टेज अवस्था 6 साल से प्यूबर्टी तक यानी कि किशोरावस्था तक की। और जेनिटल स्टेज प्यूबर्टी के ऑनवर्ड्स यानी कि किशोरावस्था के बाद की, जहाँ यंग एडल्ट आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेज के बारे में जानेंगे। तो इस स्टेज में ये पहली स्टेज है, जन्म से लेकर 1 वर्ष कह सकते हैं, या फिर हमने ऊपर लिखा है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मौखिक या मुखी अवस्था, इसमें जो है बच्चे की जो काम इच्छा, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, लिबिडो जो होता है वो बच्चे के मुंह, मतलब जो लिबिडो का सेंटर होता है वो मुंह होता है। क्योंकि बच्चा, अगर आपने देखा होगा तो बच्चा जो है, अगर आप उसकी तरफ उंगली देते हैं तो वो कोई भी चीज़ होती है तो वो मुंह में लेके जाता है हर चीज़ को। तो जो सेक्सुअल डिज़ायर लिबिडो होता है वो मुंह की तरफ केंद्रित होता है और वहीं से उसको प्लेजर मिलता है। यहाँ इड, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर जो है इड आ चुका होता है बच्चे में। तुरंत चीज़ मुंह में, जो भी चीज़ मिल जाए वो तुरंत चीज़ मुंह में जाती है। जैसे इसमें बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान, कोई भी चीज़ आती है मुंह में लेकर जाता है, दबाता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो बच्चे में फिक्सेशन आ सकती है, और जैसे काटना या अंगूठा चूसना, ऐसी जैसे नेल कटिंग, तो ऐसी समस्या आ सकती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है हमारी गुदीय चरण, ये 1 से 3 साल की। तो इसमें जो है बच्चा जो है, अब जो सेक्सुअल लिबिडो है वो, उसका सेंटर गुदा होता है। यानी कि बच्चे को जो पॉटी ट्रेनिंग होती है या टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, वो अपना काम खुद करना, इसमें बच्चे को जो है बहुत ही प्लेजर मिलता है। इसमें भी इड है और ईगो भी है। ठीक है, ईगो भी विकसित हो जाती है क्योंकि वो अपना काम खुद से करने लग जाता है। और अगर टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर पॉटी ट्रेनिंग ढंग से नहीं होती तो बच्चे में ये फिक्सेशन आ जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, रोना, या बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे झूठ बोलना, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं थर्ड स्टेज पर, फैलिक स्टेज यानी कि लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था ये बहुत ही, इसमें माना जाता है, इस स्टेज की जो है लोगों ने आलोचना की है। क्यों, आइए देखते हैं। और ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो लिबिडो होता है वो जननांगों में केंद्रित आ जाता है। मतलब जो लिबिडो का सेंटर होता है वो बच्चे के जननांग पार्ट्स में आ जाता है, और हस्त मैथुन होने लग जाता है दोनों सेक्सेस में, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और आनंद का एक नया स्रोत बन जाता है, प्लेजर का। बच्चा शारीरिक सेक्स अंतर के बारे में जागरूक हो जाता है, मम्मी वो है या फिर पापा वो है। और बच्चे में
आकर्षण, कामुक आकर्षण हो जाता है, आक्रोश, या हो सकता है कि कहीं डर भी आ जाए, या फिर हो सकता है वो जेलसी भी फ़ील करे। तो इन सब का जो कारण है वो इसलिए होता है एक दो कॉम्प्लेक्स बच्चों में दो कॉम्प्लेक्स फ्रॉइड ने बताए हैं। इसमें एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो लड़कों में होता है, और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये इस स्लाइड में यही था कि यह पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से हल हो जाता है। अगर पहचान ढंग से हो जाती है तो ये समस्या जो है हल हो जाती है, जिसमें बच्चे को एक ही सेक्स माता पिता की विशेषताओं को अपनाना शामिल होता है। तो ये है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो लड़का है वो अपनी मॉम की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, और जो लड़की है वो अपने पापा की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। हो सकता है लड़के में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़की में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हो सकता है कि लड़का जो है अपने पापा क्योंकि बचपन में ऐसे इंटीमेट होकर वो बच्चे जो हैं अपने माता पिता को देख लेते हैं, इसलिए बच्चा जो है अपने पापा से जेलस होता है, और हो सकता है कि वो मम्मी से शादी भी करना चाहता हो या कर ली हो सकता है, ठीक है। तो लड़का पापा से जेलस होता है क्योंकि मम्मी के आसपास वो किसी को भी देखेगा वो जेलस होगा, नॉर्मल है, या नहीं भी हो सकता। और जो लड़की है वो अपने पापा की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और जो लड़की है वो पापा को इम्प्रेस करने के लिए अपने मम्मी जैसे बनना चाहती है या काम करती है, ठीक है। और दोनों बच्चे अपनी इफ़ेक्टिव इमेज बनाना चाहते हैं इस स्टेज में। फोर्थ हमारी स्टेज है लेटेंसी स्टेज, यानी कि अप्रत्यक्ष अवस्था। ये 6 साल से प्यूबर्टी किशोरावस्था तक की है। तो इसमें जो है कोई और मनोविज्ञान विकास नहीं होता, मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स या कॉन्सेप्ट नहीं आते। और इसमें जो है काम वासना जो है सेक्सुअल डिज़ायर सुप्त हो जाती है, और बच्चा जो है मोह माया त्याग देता है और रियलिटी ज़्यादा देखता है, क्योंकि ईगो मैच्योर हो जाती है, सुपर ईगो भी डेवलप हो जाती है इसमें। तो रियलिटी देखता है समाज की, पढ़ाई में भी ध्यान लगाता है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाता है, फ्रेंड्स से बातें करता है, गेम्स खेलता है, नॉलेज गेन करता है, या फिर अपना कहीं इंटरेस्ट होता है जैसे स्पोर्ट्स में, तो वो वहाँ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करता है, हॉबी बताता है, नेबरहुड अपने आस पड़ोस में खेलता है, सिबलिंग्स जो है उसे ज़्यादा प्लेज़र का अनुभव देते हैं। तो इसमें यही होता है, और इस अवस्था में आकर जो है बहुत ही ज़्यादा गाइडिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ताकि बच्चा अपने मार्ग से भटक ना जाए, क्योंकि इसमें करियर भी आ जाता है बनाना। और जैसे मैंने पहले बताया, ईगो और सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, और नई स्किल सीखना चाहता है, नया ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, खेल अपने उसी लिंग के अन्य बच्चों तक खेलता है, मतलब अपने साथी हम उम्र के साथ खेलता है। और इसमें जो है बच्चा जो है टीचर से ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर उनकी बातें समझने लग जाती हैं। अब लास्ट स्टेज है हमारी जेनिटल स्टेज। ये वयस्कता से युवावस्था, एडल्टहुड से ऑनवर्ड्स कह सकते हैं, या प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम जनेंद्रिय अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है ये अंतिम चरण है, लास्ट स्टेज है, और युवावस्था में शुरू होता है,
इसमें क्या होता है, करियर बन चुका होता है या बनाना होता है। किशोरों के यौन प्रयोग का समय है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट का समय है, और जिसका सफल समाधान हमारे 20 के दशक में किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक से एक प्यार, मतलब 20 की एज तक आते आते बच्चा जो है एक रिलेशनशिप डेवलप करता है जहाँ उसे लगता है कि ये हमारा हो सकता है लाइफ पार्टनर बने। तो ये यही था, यौन वृत्ति का आत्म आनंद के लिए निर्देशित किया जाता है। सेल्फ प्लेजर जिसे बोलते हैं, आत्म आनंद, वो होता है। और इसमें जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स आ जाती हैं और अपोजिट सेक्स की तरफ जो है अडल्ट जो है अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, अपने लिबिडो को भी सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसमें फैमिली बनती है। तो यही था हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी। थैंक यू। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी ताकि आपको याद रखे कि इड जो है प्लेजर पर काम करता है, ईगो रियलिटी पर, और सुपर ईगो आइडियल पर। ठीक है, थैंक यू।